हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोचा इस अगेन। आज हम एक और केस स्टडी को समझेंगे और किस तरीके से इस केस स्टडी के अंदर हमें क्या पूछा गया है, किस तरीके से हमें आंसर लिखने हैं, उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। बट केस स्टडी को शुरू करने से पहले हमेशा हम एक कोट को पढ़ते हैं कि किस तरीके से कोट में क्या लिखा गया था। एक कोट था, सम पीपल आर ओल्ड एट 18, सम पीपल आर यंग एट 90। मीन्स कुछ जने हो सकते हैं जिनको हम देखते हैं 18 साल की उम्र में ही वो अपने आप को ओल्ड, मतलब कि एक ओल्ड जो कुछ नहीं कर सकता या थका हुआ या हारा हुआ पर्सन महसूस कर सकता है। वहीं पे सम पीपल आर यंग एट 90, किस तरीके से कुछ पीपल जो होते हैं वो 90 की एज में भी यंग दिखते हैं। टाइम इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट ह्यूमंस क्रिएटेड। किस तरीके से यहाँ पे बताया गया, ये जो एज फैक्टर को अपन काउंट कर रहे हैं या एजिंग को अपन देख रहे हैं, ये टाइम जो कॉन्सेप्ट है, जो टाइम को बाउंडेशन हम समझते हैं। जैसे हम कई बार हमारी आंसर राइटिंग है, किस तरीके से हम पढ़ते भी हैं, एक टाइम पीरियड से दूसरे टाइम पीरियड तक टाइम पीरियड पढ़ते हैं, कैसे एक समय से दूसरे समय के बीच में जो डिफरेंस है, ये जो टाइम पीरियड कॉन्सेप्ट है ये ह्यूमन मेड कॉन्सेप्ट है, राइट। किस तरीके से हम आज के समय में ह्यूमन कॉन्सेप्ट जो होते हैं उसमें अपने आप को जजमेंट करने लग जाते हैं। तो ये कोड बड़ा सिंपल सा अच्छा सा था, किस तरीके से एज 18 की एज में भी हम अपने आप को ओल्ड समझ सकते हैं या यंग 90 की एज में भी अपने आप को यंग समझ सकते हैं। किस तरीके से समझ सकते हैं वो हमारे पर्सपेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है कहीं ना कहीं, कि हम किस तरीके से सोच रहे हैं, किस तरीके से अपने आप को महसूस कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट। तो ये कोड था जिसे हमें पढ़ना था आज कहीं ना कहीं। चलिए अब हम देखते हैं किस तरीके से ये कोट हमारे आंसर्स में इंक्लूड हो सकता है। आंसर्स आज के समय में हम देखते हैं या फिर हमारी लाइफ में हम देखें तो ऐसे बर्डन के तौर पे हम कई चीज़ें देखते हैं कि जैसे यूपीएससी में 3 अटैम्प्ट्स हो गए, 3 अटैम्प्ट्स में भी नहीं हो रहा है या चौथे अटैम्प्ट में नहीं हो रहा, तो हम अपने आप को एज ए ओल्ड, पुराना, या फिर हम बोल सकते हैं एज ए ओल्डर पर्सन के तौर पर जज करने लग जाते हैं। तो वो बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। टाइम एक कॉन्सेप्ट है बस ह्यूमंस के द्वारा क्रिएटेड, इसकी कितनी क्रेडिटेबिलिटी है वो हमें नहीं पता है आज भी, राइट। तो अपने आप को कभी भी डिमोटिवेट ना समझे और अपने आप को कभी भी नीचे ना समझे, हमेशा आप अपने आप को यंग ही समझने की कोशिश करते रहे, राइट। चले अपने पास केस स्टडी आई है। केस स्टडी शुरू करने से पहले हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि केस स्टडी किस शेयर होल्डर के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। कौन कौन से शेयर होल्डर्स है इसके अंदर जिनके ऊपर केस स्टडी बनाई गई है, जिनके ऊपर केस स्टडी डिपेंडेंट है, उन्हें भी हम कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करते हैं। ये हमेशा आइडेंटिफाई करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम जब केस स्टडी पढ़ रहे हैं, राइट, यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। केस स्टडी को हम जब पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो केस स्टडी को अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए उसके अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास प्रैक्टिकल अप्रोच को लेते हुए, तो वहाँ पे जिन पर्सन्स के बारे में पूछा गया, जिस कंडीशन को डिस्क्राइब किया गया, शेयर होल्डर की कंडीशन हमें केस स्टडी में अगर समझ में आ जाती है तो हम कहीं ना कहीं उस आंसर्स के अंदर जो कंडीशंस दी गई उसको शेयर होल्डर्स कनेक्टिविटी रखते हुए केस स्टडी के साथ हम बेटर आंसर लिख पाएंगे कहीं ना कहीं, राइट। चलिए यहाँ पे होपफुली आपको क्लियर हो। अगर आपको स्पीड स्लो लग रही है तो आप प्लीज़ इसको 1.5x या 2x पे भी सुन सकते हैं आराम से, ताकि आप जल्द से जल्द केस स्टडी को समझ पाएँ और आगे आंसर लिखने की कोशिश कर पाएँ कहीं ना कहीं। एन अपीरियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन एम्प्लॉयज वॉज लूजिंग सेल्स ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। किस तरीके से एक अपीरियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो वुमेन्स की एम्प्लॉयमेंट करती है, वो सेल्स को ख़त्म करती जा रही है, उसकी सेल्स जो है वो बहुत जल्दी नीचे गिरती जा रही है ड्यू टू वेरियस फैक्टर। द कंपनी हायर्ड ए रेपुटेड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हु इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सेल्स विद इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। किसी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को इन्होंने हायर किया है जिन्होंने सेल की वॉल्यूम को वापस शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छे से ग्रो करा दी कहीं ना कहीं। However, some unconfirmed reports came up regarding his indulgence in sexual harassment at workplace। किस तरीके से अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आया है, सेक्सुअल हरेसमेंट को लेके इन्होंने बोला है किस तरीके से वहाँ पे उस कंपनी या फिर उस पर्सन के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ रिपोर्ट्स आ रही है निकल के, राइट। अभी भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अपनी धारणाएं नहीं बनानी, अपनी थॉट प्रोसेस नहीं बनानी। जब तक हम केस स्टडी नहीं समझ लेते पूरी, तब तक हम किसी नतीजे पे नहीं पहुँच सकते। तो हमें अभी सिर्फ केस स्टडी समझनी है, राइट। हम ओवरऑल समझ रहे कि किस तरीके से यहाँ पे कोई धारणा बनी हुई है एंड ऑल, राइट। किस तरीके से कुछ रिपोर्ट्स आ रही है, रिपोर्ट्स में क्या है वो अभी तक क्लियर नहीं है कुछ भी, राइट। मतलब सेक्सुअल हरेसमेंट को लेके, लेकिन किस चीज़ को लेके है, किस तरीके से है, वो हमें अभी तक क्लियर नहीं। तो हमेशा जब केस स्टडी पढ़ रहे हैं तो अपना जजमेंट सबसे पहले क्रिएट ना करें कहीं ना कहीं। After some time, a woman employed lodged a formal complaint to the management against the marketing executive about sexual harassing her। किस तरीके से कुछ समय बाद, अब यहाँ पे चीज़ें क्लियर हुई, वुमन एम्प्लॉय ने एक फॉर्मल कंप्लेंट दी है मैनेजमेंट को
अगेंस्ट द मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव अबाउट सेक्सुअल हरेसिंग। किस तरीके से उसके साथ सेक्सुअल हरेस हो रहा है, उस चीज़ कौन कर रहा है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव कर रहे हैं। कंप्लेंट किसको गई, मैनेजमेंट को। तो ये अपने कहीं ना कहीं क्या शेयर होल्डर्स हुए या स्टेक होल्डर्स हम बोल सकते हैं, राइट। किस तरीके से हम इसे स्टेक होल्डर बोल सकते हैं, शेयर होल्डर बोल सकते हैं, जिनके ऊपर कहीं ना कहीं केस स्टडी क्या हो रही है आज के समय में डेवलप हो रही है। वुमेन है, एम्प्लॉयड वुमेन है, फॉर्मल कंप्लेंट किसको दी है, मैनेजमेंट को दी है। कौन इन्वॉल्व है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। टर्मोलॉजी क्या आ रही है सबसे इंपॉर्टेंटली, सेक्सुअली हरेस। फेस विद द कंपनी इन डिफरेंस इन नॉट टेकिंग कॉग्नाइज ऑफ अ गवर्नेंस, शी लॉज एन एफआईआर विद द पुलिस। कंपनी उसके अंदर सही तरीके से पक्षपात कर रही है, या फिर हम देख सकते हैं कंपनी प्रॉपर तरीके से डिसीजंस नहीं ले पा रही। तो यहाँ पे क्या किया गया, एक एफआईआर दर्ज करी गई पुलिस के लिए, पुलिस के सामने। किसने करी होगी, वुमेन ने, ऑब्वियसली बात है। Realizing the sensitivity and gravity of the situation, the company called the woman employee to negotiate. In that, she was offered to have a sum of money to withdraw the complaint and FIR, and also give in writing that the marketing executive is not involved in this case. अब कंपनी के जो मैनेजमेंट है या कंपनी के जो बेसिकली पर्सन्स थे, हेड ऑफ पर्सन्स, उन्होंने वुमेन एम्प्लॉय को बुलाया और उससे नेगोशिएट किया, उसको ब्राइब देने की कोशिश करी, मनी देने की कोशिश करी, किस तरीके से मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के खिलाफ आप कोई कंप्लेंट दर्ज ना करें, ये उन्होंने। क्योंकि मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की वजह से उनकी कंपनी जो लॉस में जा रही थी वो प्रॉफिट में भी आने लग गई होगी कहीं ना कहीं। सेल्स, स्पैम ऑफ सेल्स बहुत बड़ी कहीं ना कहीं। आइडेंटिफाई द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन दिस केस। सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है, एथिकल इश्यूज क्या क्या बन रहे हैं। मीन्स एथिकल इश्यूज मतलब हो सकते हैं एथिकल डायलेमास क्या बन रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट किस तरीके से जनरेट हो रहे हैं, राइट। कॉन्फ्लिक्ट, डायलेमास, जो भी कंडीशन इस तरीके की बन सकती है वो यहाँ पे हमें डिस्कस करनी है। व्हाट ऑप्शन आर अवेलेबल टू द वुमेन एम्प्लॉय, जो वुमेन एम्प्लॉयड है उसके पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे इस केस में अगर वो होता है। तो हमें इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए लिखना है अपने आंसर को कहीं ना कहीं, राइट। यहाँ पे होपफुली आपको केस स्टडी क्लियर हुई होगी। लास्ट टाइम हमने जब केस स्टडी देखी थी, समझी थी, तो केस स्टडी में हमने समझा था कि किस तरीके से हम केस स्टडी को एक इंट्रोडक्शन के तौर पे भी यूज़ कर सकते थे, या किस तरीके से केस स्टडी को इंट्रोडक्शन के तौर पे यूज़ करते हुए हमारे आंसर को हम क्या कर सकते थे, शुरुआत कर सकते थे कहीं ना कहीं, राइट। ये हमने पढ़ा था कहीं ना कहीं। बट एक और तरीका होता है जब इंट्रोडक्शन को छोड़ते हुए हम फैक्ट्स के साथ चीज़ों को लिखें। फैक्ट्स ऑफ द केस क्या हो सकते हैं या स्टेक होल्डर्स ऑफ द केस क्या हो सकते हैं, उनके बारे में लिखते हुए अपना कंटेंट शुरू करें कहीं ना कहीं, राइट। फैक्ट्स हो गए, स्टेक होल्डर्स हो गए, या फिर इंट्रोडक्शन हो गया। इस तरीके से हम उसको इवेल्युएट कर सकते हैं। मीन्स इंट्रोडक्शन के ही सब पार्ट बोल सकते हैं, लेकिन हम फैक्ट्स को अगर इंक्लूड करते हैं या स्टेक होल्डर्स को इंक्लूड करते हुए डिटेलिंग करते हैं केस स्टडी की, तो एग्जामिनर को लगेगा कि हम केस स्टडी के बारे में बहुत बेटर समझ पाएँ कहीं ना कहीं। लेट्स सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस बाय मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फैक्ट क्या निकला यहाँ से, सबसे पहला फैक्ट ये निकला केस स्टडी से, किस तरीके से वर्क प्लेस पे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के द्वारा सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ है। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज फॉर द कंपनी, हैज़ ही इंक्रीज सेल्स इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड। सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स ही है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई कंपनी अगर चल रही है तो उसकी सेल की डिपेंडेंसी के ऊपर ही वर्क करती है ना, कहीं ना कहीं कितनी सेल है, किस तरीके की सेल है, उसी पे सब कुछ डिपेंड करेगा। और यहीं पे उसने बढ़ाई है, इंक्रीज सेल की शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर। कंपनी मैनेजमेंट इन डिफरेंस इज नॉट टेकिंग कॉग्नाइज ऑफ द वुमेन्स कंप्लेंट। किस तरीके से कंपनी मैनेजमेंट कोई तरीके की डिफ्रेंशिएशन या किस तरीके से वुमेन्स कंप्लेंट को इंपॉर्टेंस ना देते हुए अपने ब्राइब्स दे रहा है या कुछ ना कुछ मनी टेकिंग प्रोसेस को बता रहा है इन्होंने। कंपनी प्रेशराइजिंग द वुमेन एम्प्लॉय टू विड्रॉ द केस। किस तरीके से कंपनी का प्रेशराइज होना वुमेन को विड्रॉ द केसेस के। ये 4 फैक्ट्स मेरे को यहाँ पे मेनली दिखे जो हो सकते हैं। और भी फैक्ट्स हो सकते हैं, अगर आपको लगता है कुछ और भी फैक्ट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, प्लीज़ राइट इट डाउन इन कमेंट बॉक्स, तो हमें और ज़्यादा क्लियर होगी चीज़ें कहीं ना कहीं, राइट। चलिए, हमें सबसे पहले क्या पूछा था, एथिकल इश्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं। अब एथिकल इश्यूज़ हमारे स्टेक होल्डर्स के ऊपर डिपेंड करता है। हमने देखे थे स्टेक होल्डर्स कौन कौन थे, वुमेन थी जो एम्प्लॉयड हुई थी, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थे, कंपनी मैनेजमेंट थी, और अदर एम्प्लॉयज़ पे उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। वुमेन एम्प्लॉय हैंडलिंग मेंटल एग्नी एंड सोशलिटिक प्रेशर इन परसुइंग द केस, लॉस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट इन नेगोशिएटिंग विद द कंपनी फॉर मॉनेटरी बेनिफिट्स। किस तरीके से एथिकल इश्यूज या एथिकल कॉन्फ्लिक्ट या एथिकल डायलेमास क्या बन रहे हैं, उसके लिए सही कंफ्यूजन क्या हो सकता है, उसे हम एथिकल डायलेमा बोल रहे हैं सीधी भाषा में। यहाँ पे मेंटल हेल्थ इसको झेलनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं सोसाइटी का प्रेशर झेलना पड़ेगा, किस तरीके से उसकी इंडिविजुअल लेवल पे रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, तो सेल्फ रिस्पेक्ट उस वुमेन की खत्म हो जरूरी नहीं,
वो नज़रिया है सोसाइटी का देखने का कहीं ना कहीं। हम हमेशा उनको जज करें कि किस तरीके से आपकी सोसाइटी में आपको देखा जा रहा है, उस बेसिस पे आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डिटरमाइन करें, वो गलत होता है कहीं ना कहीं, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से हमारे सोसाइटी हमें देख रही है, राइट। तो ये एक पॉइंट हो सकता है जो मेंटली उनके दिमाग में भी आए कहीं ना कहीं। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव सेविंग प्रोफेशनल लाइफ बाय नेगोशिएटिंग विद वुमेन एम्प्लॉय एंड प्रोवाइडिंग इनोसेंस इफ नॉट गिल्टी। किस तरीके से, कौन से दो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, या तो वो गिल्टी होगा तो वुमेन एम्प्लॉय को नेगोशिएट करेगा अच्छे से और उसको पेमेंट देगा, जो भी करना होगा उसको ब्राइब देना होगा, और या फिर अगर वो गिल्टी नहीं है तो वो अपनी इनोसेंस को प्रूव करेगा। सेंसिटिविटी कंपनी मैनेजमेंट की क्या है कि सबसे बड़ा सेंसिटिविटी टुवर्ड डिग्निटी ऑफ ए वुमेन। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ ही वुमेन्स है ना वहाँ पे, तो उनकी डिग्निटी के ऊपर क्वेश्चन उठता है कहीं ना कहीं। प्रायोरिटी टू प्रॉफिट ओवर ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज बाय इंक्लूडिंग एलिजिमेंट नेगोशिएशन विद द वुमेन एम्प्लॉय। किस तरीके से उनकी जो प्रॉफिट हो रही है वो प्रायोरिटी प्रॉफिट को देते हैं या ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज को देते हैं, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन उठ रहा है कहीं ना कहीं। अदर एम्प्लॉयज टू कंटिन्यू वर्किंग विद द मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव अगेंस्ट द मॉरल कंसाइंस ऑफ अदर वुमेन एम्प्लॉय। किस तरीके से वुमेन एम्प्लॉय की मार्केटिंग जो होगी या फिर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जो है उनके नज़रिए बदलेंगे, या फिर जो अदर एम्प्लॉयज़ हैं वुमेन्स अदर एम्प्लॉयज़ जो वर्क करें उनके नज़रिए किस तरीके से डेवलप होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट एथिकल इश्यूज हो सकते हैं जो मेरे ख्याल से हमें आंसर्स में लिखने चाहिए कहीं ना कहीं, राइट। हम ये केस स्टडीज़ को हम इसीलिए रिवीजन के तौर पे पढ़ रहे हैं, इसलिए रिवीजन के तौर पे ताकि हमें पता लगे किस तरीके से हमें आंसर्स लिखने हैं और एक फ्लो में आंसर लिखने की कोशिश भी करनी है कहीं ना कहीं, राइट। चलिए, अब फॉलोइंग ऑप्शंस आर अवेलेबल टू वुमेन। अब ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं वुमेन्स के पास, एम्प्लॉयज़ के पास ऑप्शंस तो होंगे ना, जो वुमेन के पास हैरेसमेंट या सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है कहीं ना कहीं। कंटिन्यू विद हर केस बाय टेकिंग अ फर्म स्टैंड अगेंस्ट द कंपनी मैनेजमेंट। कंपनी के मैनेजमेंट के खिलाफ जो एफआईआर उसने पुलिस में दर्ज की है, उसी के साथ साथ किस तरीके से उसी के साथ खड़ी रहे, पहला स्टेप वो ले सकती है। अब यहाँ पे पहला स्टेप में क्या था, दिस वुड गिव ए फेयर चांस टू हर एंड टू प्रूव टू हर व्यू पॉइंट इन ए कोर्ट ऑफ लॉ एंड विल गिव हर मेंटल पीस दैट शी स्टूड फॉर हर सेल्फ। किस तरीके से वो अपने आप को कोर्ट के अंदर प्रूव करे, कोर्ट में प्रूव करने के साथ साथ किस तरीके से अपने व्यू पॉइंट को कोर्ट के सामने रखे और मेंटल पीस को मेंटेन कर पाए। हाउएवर शी विल हैव टू फेस मेंटल एग्नी। ऑब्वियसली बात, हमने एथिकल इश्यूज में भी ये डिस्कस किया था, मेंटल हेल्थ, सोशल प्रेशर, इस तरह की चीज़ें उसको देनी पड़ेगी। और करियर पर्सपेक्टिव के ऊपर तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठ सकता है कहीं ना कहीं, किस तरीके से आपने ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ को चैलेंज किया है कहीं ना कहीं, या पूरी की पूरी मैनेजमेंट को चैलेंज करते हुए पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस तरीके की चीज़ें डेवलप की। तो आपके करियर पर्सपेक्टिव अगर आप झूठे निकले तो करियर पर्सपेक्टिव के ऊपर बहुत दिक्कत हो सकती है कहीं ना कहीं। एक्सेप्ट द नेगोशिएशन ऑफर बाय द कंपनी एंड विड्रॉ द केसेस। किस तरीके से आप नेगोशिएशन करके साथ कंपनी के साथ अपना केस विड्रॉ कर सकते। दिस मे बी बेनिफिशियल फॉर हर करियर एंड विल सेव हर फ्रॉम रिजूरियस इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। रिजूरियस इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस का मतलब इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे जो हम प्रोसेस करते हैं किसी इन्वेस्टिगेशन को तो वहाँ पे वो प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा, मतलब हम बोल सकते हैं कि बहुत डाइल्यूट नहीं होता है, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड वे में होता है। किस तरीके से बहुत हार्श क्वेश्चनिंग भी होती है, किस तरीके से हार्श चेकिंग होती है ना, तो इस तरीके की चीज़ें उसको इम्पैक्ट कर सकती है कहीं ना कहीं। तो इसलिए अगर वो ये स्टेप लेती है, विड्रॉ कर ले और नेगोशिएट कर ले अमाउंट किसके साथ, कंपनी के साथ, तो उसको बेनिफिशियल होगा करियर के लिए भी और विल सेव हिम फ्रॉम रिजेक्शन। हाउएवर दिस वुड क्रिएट dissonance and affect mental peace as her concern would not allow her to accept monetary gains over self-respect. Also, she would never be able to stand for herself in the future. किस तरीके से वो खुद के लिए कभी फ्यूचर में नहीं खड़ी नहीं हो पाएगी। हमने एक पॉजिटिव आउटकम भी दिया है और एक नेगेटिव, मतलब कि एक मेरिट बताने की कोशिश की है हर एक पॉइंट के अंदर, और किस तरीके से, सॉरी फॉर डैट, और एक किस तरीके से डीमेरिट भी बताने की कोशिश की है कहीं ना कहीं, राइट। ओके, चलिए थर्ड स्टेप क्या था, रिजाइन फ्रॉम द कंपनी एंड फोकस ऑन अदर करियर अपॉर्चुनिटी। सब कुछ छोड़ दो और करियर अपॉर्चुनिटी के ऊपर दूसरे फोकस कर, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करो एंड ऑल ये चीज़। मतलब यहाँ पे तो वो ऑर्गेनाइजेशन सेम ही है, नेगोशिएशन करके सेम ऑर्गेनाइजेशन में ही है, ऑर्गेनाइजेशन ही चेंज कर दो, यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटी से चेंज कर लो। दिस विल लेट हर अवॉइड द सिचुएशन एंड विल बी बेनिफिशियल फॉर करियर पर्सपेक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट के लिए इसको बेनिफिट करेगा। हाउएवर द स्कार्स ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट विल रिमेन विद हर throughout her life and she will regret that she herself is responsible for denial of justice of to her। किस तरीके से अगर वो इस तरीके के स्टेप लेती है तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो हमने बात करी, उसकी सेल्फ जजमेंट, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेल्फ
हर सेल्फ के बारे में जो थॉट है या सेल्फ रिस्पेक्ट है उसके ऊपर कहीं ना कहीं क्वेश्चन, डिग्निटी के ऊपर क्वेश्चन उठ रहा है कहीं ना कहीं। तो ये 3 स्टेप्स मेनली हैं, राइट। किस तरीके से या तो वो फर्म के साथ अगेंस्ट में रह के केस लड़ सकती है, कंपनी के मैनेजमेंट के साथ नेगोशिएट करके विड्रॉ कर ले एप्लीकेशन, या फिर उस कंपनी को ही छोड़ के दूसरी कंपनी में चले जाए। ये 3 ऑप्शन हो सकते हैं। अगर कोई और भी ऑप्शन आपके दिमाग में आता है तो आप प्लीज़ राइट इट डाउन इन कमेंट बॉक्स, ताकि हमें और भी ऑप्शन के बारे में ईजिली पता चल पाए, राइट। अब हमारे साथ पूछा क्या गया था, वॉट ऑप्शन आर अवेलेबल टू द वुमेन एम्प्लॉय, किस तरीके के ऑप्शन अवेलेबल है। अब इतना से पूछा गया, हमने ऑप्शंस तक बता दिए। इन केस अगर यहाँ पे जस्टिफाई पूछा जाता है या फिर व्हाट यू विल चूज या व्हाट गर्ल शुड चूज टू हैव दैट स्टेप, तो आप क्या लिखते हैं। तो उस केस में हम एक और स्टेप लिखने की कोशिश करते हैं कि कौन सा स्टेप आपके हिसाब से सबसे बेस्ट है। मेरे हिसाब से ऑप्शन 1 सबसे बेस्ट होता। यहाँ पे ऑप्शंस आपके डिग्निटी, आपके खुद के क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी थिंकिंग पैटर्न किस तरीके से या किस तरीके से आप उसकी रीजनिंग दे पा रहे हैं कहीं ना कहीं। Seems to be correct way of handling the situation. The woman employee can play a leadership role. Obvious ही बात है, यहाँ पे वुमेन अगर इस मैनेजमेंट के खिलाफ या ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ खड़ी है तो एक लीडरशिप रोल के तौर पे दिखा रही है। हर एक्शन विल गिव वॉइस टू जेन्युइन कंसर्न ऑफ वुमेन एम्प्लॉयज। दूसरे वुमेन एम्प्लॉयज के साथ क्या पता अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो उनको भी बोलने का मौका मिलेगा कहीं ना कहीं। इट इज़ अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम फॉरवर्ड एंड शो एक्सप्लेमेंसिव बिहेवियर, मतलब कि उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड या उसका एप्टीट्यूड जो है वो प्रॉपर तरीके से बाहर निखर के आता है कहीं ना कहीं। दिस विल नॉट ओनली ब्रिंग सेल्फ सेटिस्फेक्शन टू हर बट ऑल्सो इंक्रीज हर कॉन्फिडेंस एंड इनर स्ट्रेंथ। किस तरीके से उसके इनर स्ट्रेंथ और इनर कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। ऑल्सो देर इज अ मेजर फॉल्ट ऑफ कंपनी मैनेजमेंट इन गिविंग मेजोरिटी प्रायोरिटी टू प्रॉफिट मोटिव्स बाय सेविंग द मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एंड नॉट फॉर्मिंग द इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द सेक्सुअल हरेसमेंट वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। किस तरीके से एक एक्ट है, अगर कंपनी इस केस में नहीं करती और अपने प्रॉफिट को देखती है, मतलब कंपनी अपने प्रॉफिट को देख रही है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के खिलाफ एक्शन नहीं ले रही है, तो कहीं ना कहीं वुमेन हेरेसमेंट जो एक्ट है उसके तहत वो कंपनी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क उठा रही कहीं ना कहीं, राइट। गांधी जी कंसिडर्ड कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी एज वन ऑफ द 7 सोशल सिंस। किस तरीके से यहाँ पे हमने टॉपिक को उठाया, गांधी जी को उठाया है, या गांधी जी के जो ये किसी लीडर्स के जो फेमस वर्ड्स हैं उनको उठाते हुए हमने समझाने की कोशिश की है। सिंस मतलब हम देख सकते हैं किस तरीके से सोशल सिंस सोसाइटी जस्टिफिकेशन को बताने का काम करें कहीं। दिस इज नॉट ओनली एन इंडिविजुअल फॉल्ट बट एन ऑर्गेनाइजेशन विच लैक वैल्यूज सच एज रेस्पेक्ट फॉर डिग्निटी ऑफ वुमेन, वर्क कल्चर, एथिक्स एंड जेंडर इक्वालिटी। किस तरीके से यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़, ये इंडिविजुअल का फॉल्ट नहीं होगा, ये ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके की लैक ऑफ वैल्यूज़ है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह की लैक ऑफ वैल्यूज क्रिएट हो सकती है या हो रही होगी, उसे भी बताने का काम करेगा कहीं ना कहीं। तो ये बेसिक से कुछ पॉइंट्स थे जो हमें समझने चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पे हमें पूछे गए या किस तरीके से हमें लिखने चाहिए कहीं ना कहीं, ताकि हमारे आंसर राइटिंग में बहुत बेटरली हम हर एक केस स्टडी के पैरामीटर को समझा पा रहे, हर एक पैरामीटर के डायमेंशंस को भी एक्सप्लेन कर पा रहे कहीं ना कहीं, राइट। चलिए, तो ये बेसिक सी केस स्टडी आप होपफुली आपको समझ में आई होगी। अपन मिलेंगे फिर नई केस स्टडी के साथ। टिल दैट टाइम, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।